नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ मुंबई से दिनेश जी जुड़े हैं। दिनेश जी, आपका स्वागत है। दिनेश जी वैसे न्यूज टाइम के फाउंडर एडिटर हैं और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जो अफेयर्स होती हैं, देश की, विदेश की, दुनिया की और डिप्लोमेसी के बारे में वो विशेषज्ञ माने जाते हैं। और हम आपसे प्रेरणा लेते हैं क्योंकि जो आपका विषय है वही विषय पर और कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि आप सत्तावार, जिसको बोलते हैं हम, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट के होते हैं उसका बराबर स्टडी करके हमें, दर्शकों को, उनके दर्शकों को और हमारे दर्शकों को वो अक्सर बताते हैं, तो उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो देश का ऋण हो या तो देश की प्रगति हो, देश का विकास हो, या तो चौथी इकोनॉमी बन गए हों और जापान से आगे निकल गए हों, या तीसरी इकोनॉमी की ओर दौड़ रहे, ये सब बातें वो उसका सही मानों में विश्लेषण करते हैं। आज हमने दिनेश जी को अनुरोध किया था कि आप देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, सुधर रही है कि बिगड़ रही है, क्योंकि कल दशहरा है। दशहरा के निमित्त हम सबको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, मगर साथ साथ हमारे देश की इकोनॉमी कैसी होगी इसका भी हमें जिक्र करना चाहिए। और दिनेश जी से कोई अच्छी व्यक्ति इसके बारे में विशेषज्ञ और कौन हो सकता है, इसलिए हमने दिनेश जी से अनुरोध किया था। आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दिनेश जी, आपका स्वागत है सीधू ने सट में, और आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। दिनेश जी। जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। दशहरे की बधाई हो। और साथ में 2 अक्टूबर भी है, उस व्यक्ति का जन्मदिन जो गुजरात की पवित्र भूमि से आता है, और महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का ही सपना था कि जो भी आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, वो समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ये प्रेरणा एक महात्मा ही दे सकता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता है। तो उसी महात्मा को आज प्रणाम करते हुए और साथ में दशहरे की सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। अर्थव्यवस्था को देखने के कई चश्मे हो सकते हैं। एक अर्थव्यवस्था जो देश की है, और एक अर्थव्यवस्था जो आपकी और मेरी खुद की है कि मेरा घर कैसा चलता है। बहुत सारे लोग कहेंगे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, बम बम है, आप दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, आप बहुत पावरफुल हो गए हैं, और आपके चर्चे दुनिया में चारों ओर हैं। अच्छी बात है। फिर ये कहा जाएगा कि सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, ये और भी अच्छी बात है। लेकिन जब मुड़कर मैं अपनी पॉकेट में देखता हूं तो पता लग रहा है एक फटा हुआ 10 का नोट पड़ा हुआ है, और मैं सोचता हूं कि शाम का कुछ राशन पानी लेना है बच्चों के लिए, तो मैं उससे खरीद पाऊंगा क्या। तो देश की अर्थव्यवस्था सुनकर या मोदी जी के मन की बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्र में कहीं कोई कमी तो है नहीं। लेकिन जब फिर से मैं अपना खाली थैला लेके जाता हूं और उसमें जाकर 5 किलो अनाज भरवाता हूं, कहीं ना कहीं सर तो लज्जा से झुक जाता है ना कि भाई, मेरी हस्ती क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या अल्टीमेटली, कि मैं इन 5 किलो भीख के दानों पे जिंदा हूं। मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है। सोचिए, कभी आप एक आम आदमी का अगर आत्मसम्मान छीन लोगे तो उसके पास बचता क्या है फिर। ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस देश में या दुनिया में जो मुफ्त की रोटी खाना चाहेगा? नहीं, कोई भी नहीं होगा। हर कोई चाहेगा कि मैं अपनी मेहनत से कमाई हुई, बरकत की कमाई से, पसीने की कमाई से 2 रोटी खाऊं मैं।
मैं भीख की कमाई से रोटी नहीं सही खाऊंगा, बात। क्योंकि आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है साहब। और आप दूसरों के गुलाम बन जाते हैं, और आप कई लोगों को लगता है कि नहीं अच्छा है, मोदी जी खाना तो हमको दे रहे हैं ना, नहीं तो हम तो भूखे मर जाते थे। तो क्या मोदी जी जब खाना नहीं देते थे, उससे पहले के 65 सालों में हम क्या भूखे मरते थे? जब हम दाने-दाने को मोहताज थे, जब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, जब 97% इंडिया के आदमी अंडर द पॉवर्टी लाइन थे 1947 के अंदर, हमने तो तब भी भीख नहीं माँगी। हमने तो तब भी फ्री में कुछ नहीं लिया। सरकार हमको अगर राशन देती थी, तो कुछ पैसे लेती थी उसके बदले में। 8 आना, ₹1, ₹2, ₹3 किलो कुछ तो लेती थी, मुफ्त में नहीं देती थी। हमें चोट जी। नहीं लगती थी, लेकिन अब चोट लगती है ना। खैर, अब वो सारी बातें छोड़ के कि जीएसटी बमा-बम है, 1.9 लाख करोड़ का आ गया, उसके बाद आपका सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं कि हमारी ग्रोथ जो है 7% पे आ जाएगी, हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी अब तीसरी बन जाएँगे, उन्हें छोड़ देते हैं आज। ये सब बड़ी-बड़ी बातें हैं, बड़े लोगों की बातें हैं। आज घर गृहस्थी की बातें कर लेते हैं कि भाई मेरा घर चल रहा है, नहीं चल रहा है, तेरा घर चलता है, नहीं चलता। अगर तुम्हारी और मेरी जो मेरी घर की इकॉनमी है, अगर वही कमज़ोर है और हम इज़्ज़त से 2 रोटी नहीं कमा पाते हैं, तो भैया फिर किस काम की वो सारी बातें कि मेरा देश महान, मेरा भारत महान होगा भैया। मुझ गरीब के घर में रोटी नहीं है और मैं दिए में डालने के लिए मेरे पास तेल नहीं है, बिजली का बिल देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर काहे की तरक्की? तो वही फिर महात्मा गांधी आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए। मैं अब उन चीजों पे आऊंगा एक-एक करके कि जो वो संकेत जो खतरनाक है। सोना, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा दिल, एक गाना भी था। सोना 1,16,010 ग्राम और पिछले साल था ये 70,000। मैंने अपनी जिंदगी में सोने को करीब-करीब 60% राइज़ करते नहीं देखा कभी 1 साल में। अच्छा, सोना खरीद कौन रहा है? कोई तो है जो खरीद रहा है और महँगा है। और सबसे ज़्यादा सोना किसने खरीदा है? लोगों ने नहीं, देशों ने सोना खरीदा है। उनके सेंट्रल बैंक्स ने, जैसे इंडिया में आरबीआई है, टर्की खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, भारत खरीद रहा है, पोलैंड खरीद रहा है। दुनिया के बाकी देश सोना खरीद रहे हैं, जो उनके सेंट्रल बैंक्स दोस्तों वो होता है किसी भी देश का, ये वो सेंट्रल बैंक नहीं जिसमें आप सेंट्रल बैंक में जाके खाता खुलवाते हैं। सेंट्रल बैंक उसको कहते हैं जैसे इंडिया का आरबीआई है, रिजर्व बैंक है। वो बैंक जो कि करेंसी इश्यू करता है, उसे किसी भी देश का सेंट्रल बैंक कहा जाता है। जैसे आप ब्रिटेन में जाओगे तो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उनके लिए। जी। पाकिस्तान में जाओगे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वहां पर। बांग्लादेश में जाओगे तो बांग्लादेश बैंक है। अमेरिका में जाओगे तो उसको फेड कहते हैं, फेडरल रिजर्व कहते हैं उसको। करेंसी इशू करते हैं, उनको सेंट्रल बैंक कहा जाता है। वो क्यों सोना खरीद रहे हैं? कुछ तो अनहोनी है। कल एक बहुत बड़े एक इकोनॉमिक चैनल ने इस पे चर्चा दी कि दुनिया में बढ़ती हुई इनसिक्योरिटी, हमें नहीं पता हमारा फ्यूचर कैसा होगा। हमें तो छोड़िए, देशों को नहीं पता फ्यूचर कैसा होगा, और इतनी ज्यादा अनिश्चितता है कि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या किया जाए। फिर वो कहते हैं जब कुछ ना सूझे तो गोल्ड खरीद लो, महंगा हो सस्ता हो। तो इतना राइज तो मैंने कभी नहीं देखा गोल्ड का अपनी लाइफ में कि 60% राइज हो जाए 1 साल के अंदर। और इट शोज द पैनिक। इसका मतलब नीचे कहीं पैनिक है, नीचे बहुत एक बड़ा डर है, खौफ है लोगों के अंदर। वो खौफ उनको डरा रहा है कि फ्यूचर अब ज्यादा अनसर्टेन है, नहीं समझ आ रहा कि क्या होने जा रहा है। कुछ ऐसी अनिश्चितता है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। भूकंप आता है ना हरि भाई, जी। तो पक्षियों को, पशुओं को पहले पता लग जाता है। सही बात। इससे वहां इंसान मरते हैं, पशु पक्षी नहीं मरते, वो भाग के चले जाते हैं सेफ प्लेस पे। चेन्नई में सुनामी आई थी तो सारे गाय भैंस कुत्ते बिल्लियां सब भाग के चले गए थे। मरने वाला कौन था? आप और हम उस कंपन को नहीं पहचान पाए, वो पशु पक्षी पहचान जाते हैं। तो वो कौन है जो पहचान रहे हैं और हम नहीं पहचान रहे कि ये दुर्दशा जो होने जा रही है। और जनवरी से ये पॉइंट नंबर 1 था, गोल्ड क्यों खरीदा जा रहा है? इतनी अनिश्चितता क्यों है भाई? इतना खौफ क्यों है भाई? इतना डर क्यों है भाई? और ये डर है
जो एक दूसरे संकेत में आता है। पॉइंट नंबर 2, FIIs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जी जनवरी महीने से लगातार पैसा निकाल रहे हैं और हमें एश्योर किया जा रहा है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं। फिर तो FII सारे बेवकूफ हैं इसका मतलब। यानी कि हर महीने $2 बिलियन, $2.5 बिलियन बेच देते हैं। अब 10वां महीना शुरू हो गया, 1 अक्टूबर। तो साहब ऑलमोस्ट $20-25 बिलियन के वो माल बेच चुके हैं और खरीद नहीं रहे हैं। तो भाई कुछ तो ऐसा है जिसे वो रीड आउट कर रहे हैं और हम रीड आउट नहीं कर पा रहे हैं। जी ये कहने से क्या होगा कि मूडीज ने हमारी रेटिंग बढ़ा दी और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने थोड़ा सा आसपास स्टैटिक कर दिया, स्टेबल कर दिया, ये कर दिया। अंदर कुछ तो है जहां दीवारों में दीमक लगा हुआ है, जो दीवारें भरभरा के गिर रही हैं, कुछ तो है। तो FII क्या बेवकूफ है सारे के सारे दुनिया के कि वो भारत की मार्केट छोड़ के जा रहे हैं? इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि वो पिछले 10 महीनों के अंदर इंडिया को लगातार डेजर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे जी हैं? क्या हम इतने समझदार हैं और वो सारे इतने बेवकूफ हैं? नहीं, फिर हमारा चश्मा गलत हो जाएगा ना वो। तो अब दूसरों को बेवकूफ कहना या समझना बंद करें। तीसरा पॉइंट, विक्स, वॉलेटाइल इंडेक्स जिसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। वॉलेटाइल इंडेक्स लगातार थोड़ा ऊपर जा रहा है आजकल। वॉलेटाइल इंडेक्स ऊपर जाता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट के अंदर, अनिश्चितता बढ़ जाती है, डर है। लोगों को समझ नहीं आता कि मतलब इन्वेस्ट करें निकल जाए, इन्वेस्ट करें निकल जाए, थोड़ा रखें ना रखें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया की मार्केट बहुत रोबस्ट है, यहां पे कोई डर वाली बात ही नहीं है क्योंकि हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं और डोमेस्टिक जो हमारा मार्केट है बहुत स्ट्रांग है। ये बात जो कहने वाले मूर्ख हैं वो इडियट्स। वो कहते हैं हम तो विदेशों में निर्भर ही नहीं करते। यार कमाल की बात है। हम ऑलमोस्ट 3.89, $3900 बिलियन की हम इकोनॉमी है। 3900, $3900 बिलियन, जिसे $3.9 ट्रिलियन भी कहा जाता है। $1 बिलियन जो होता है वो 8800 करोड़ का है। तो $3900 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है। $900 बिलियन का इंपोर्ट है, $850 बिलियन का एक्सपोर्ट है। आप कहते हो कि विदेश व्यापार से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे उन जैसे मूर्खों से यह कहना है कि जिनकी 3900 करोड़, $3900 बिलियन की इकोनॉमी है, उसमें से $1750 बिलियन सिर्फ फॉरेन ट्रेड के हैं और आप कहते हो हमें फर्क नहीं पड़ता। वो $1750 बिलियन आप निकाल दो तो दिस इज 40% प्लस। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारी टोटल इकोनॉमी का 40% रहता है। 40%, 41, 42, कई बार 45% भी हो जाता है। जी यानी कि आपकी इकोनॉमी का इतना बड़ा चंक जो है वो फॉरेन ट्रेड से आता है, या आता है या जाता है। और आप कहते हो फॉरेन ट्रेड बंद हो जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मूर्खो, आपको 2800 जो आपका डॉलर की पर कैपिटा इनकम है घट के 1400 पे आ जाएगी आपकी, अगर फॉरेन ट्रेड निकाल दोगे तो भूखे मर जाओगे आप। ये आपके सामने जो आंकड़े रखे जाते हैं ना, ये इस बात को बताता भी है कहीं ना कहीं। तो विक्स की बात हो रही थी, वोलेटाइल इंडेक्स ऊपर है, वो खौफ पैदा कर रहा है कि कुछ तो है। चलिए गोल्ड गोल्ड ऊपर है, कुछ तो है। FII छोड़ के जा रहे हैं, कुछ तो है। विक्स वोलेटाइल इंडेक्स ऊपर है, कुछ तो है। जी मोदी जी सारे के सारे आंकड़े मैनिपुलेट कर लेते हैं। GDP के आंकड़े मैनिपुलेट कर लेंगे, इन्फ्लेशन के आंकड़े मैनिपुलेट कर लेंगे, जो चाहे आप रिलीज कर दोगे, लेकिन एक आंकड़ा मैनिपुलेट नहीं होता उनसे, क्योंकि आपकी करेंसी इंटरनेशनल बास्केट में बैठी हुई है और इंटरनेशनल बास्केट आपके अंडर में नहीं है। तो राइट रुपया आपके 85 से गिरता गिरता आज ₹88.90 पे है। वी आर टचिंग 89 राइट नाउ। 90 89 भी आ जाएगा और 4-6 दिन की बात है। फिर आप रुपया क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? आप रुपया क्यों नहीं मानता फिर? अगर रुपया कमजोर हो रहा है, फिर इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग समवेयर ना। नंबर 2, इंडिया में रोज एक गाना गाया जाता है, अमेरिकन मर गए बेचारे, भूखे हैं, रोटी नहीं मिल रही हो,
उनका इन्फ्लेशन देखो कितना हो गया, 5% हो गया। उनका एक्सपोर्ट महंगा हो गया, उनके ऊपर टैरिफ लग गया, बेचारे भूखे मरेंगे। फिक्र कौन कर रहा है मालूम है? $2800 की पर कैपिटा वाला 90,000 की पर कैपिटा वाले को फिक्र कर रहा है, देखो बेचारा भूखा मर गया वो। अरे भाई, वो $90,000 है, $7,000 उसकी कमाई है महीने की, तुम्हारी साल राइट। की 2800 है। और हम बैठे यहाँ फिक्रमंद है, हमारे चैनल पे रोज चल रहे हैं, टीवी के चैनल पे चलते हैं, अमेरिका मर गया बेचारा, उसके लोगों का क्या होगा, उन्हें रोटी नहीं मिल रही है। भाई ये दुष्प्रचार बंद करो, डॉलर तो खत्म हो गया। और हमारे बहुत सारे मित्र भी जो आते कहते हैं कि डॉलर की मय्यत शुरू हो गई, फातिया पढ़ रहे हैं लोग, डी डॉलराइजेशन। दे आर स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ डी डॉलराइजेशन, की खत्म हो गया। सर नहीं खत्म होता, नहीं खत्म होता। मैं कुछ ऐसे चंद विश्लेषकों में से हूं जो पहले कहा करते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले हैं आधे अधूरे हैं, और मेरी पूरी सीरीज है उसके ऊपर। यस, यस। और कई लोग मेरे से एग्री नहीं करते थे, मैं उनसे प्राइवेट में कहता भी था कि बहुत सारे जो लोग हैं ना न्यायपालिका में, वो मोदी के बंदे हैं सारे, और सारे जजमेंट उनके पक्ष में जाते हैं। समझने की कोशिश करो क्रोनोलॉजी हम को। अग्री कर रहे थे, हम अग्री कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज डॉलर का फातिया पढ़ते हैं। देखो साहब, मैं इकोनॉमी का आदमी हूं, मैं इकोनॉमी के अंदर का आदमी हूं सर। मुझे थोड़ी बहुत तो समझ होगी उसकी। एक सड़क पर जो एक आम आदमी है उसके मुकाबले थोड़ी बहुत मुझे मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उसके मुकाबले। अगर डॉलर कमजोर हो रहा है, मान लिया मैंने, चलो डॉलर कमजोर हो रहा है, डॉलर की हालत खराब हो रही है, वहां शटडाउन भी हो गया, तो हम क्यों मर रहे हैं फिर 85 से लुढ़क के 89 पे आ रहे हैं? उसी डॉलर के मुकाबले जो मरा पड़ा है उसके मुकाबले हम और ज्यादा मर गए। कमाल है। और जो बाकी करेंसीज हैं, जैसे कि पाउंड स्टर्लिंग है, या जापानीज येन है, या सिंगापुर डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, उनके मुकाबले हमारा जो डाउनफॉल हुआ है पिछले एक साल में 15% है सर। ओह। यूरो के मुकाबले भी हम गिरे हैं, ट्रम्प के गिरे हैं सर हम लोग। जी। सिर्फ डॉलर के मुकाबले हमारा जो डाउनफॉल है 4-5% का है, उनके मुकाबले 15% का है। तो इसका मतलब हमारी करेंसी इतनी कमजोर हुई है, तो भाई कहीं तो कोई कमजोरी है, कोई तो दीवार में दीमक अरे लगा ना। रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। हमारी लेकिन फाइनेंस अभी मिनिस्टर बता रही थी। और तो हमारे सभी कह रहे दर्शकों को एक, दिनेश जी एक और, यानी दिनेश जी मुझे हमेशा रोकते हैं, टोकते हैं कहने पे, मगर मैं बता दूं, दिनेश जी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के बहुत सीनियर ऑफिसर रहकर इंटेलिजेंस में भी काम करके रिटायर हुए हैं, इसलिए वो अंदर की बात जानते हैं। आपने वो जिक्र किया थोड़ा सा दिनेश जी, इसलिए मैंने ये मौका छीन लिया आपसे बताने के लिए। आपने हालांकि मुझे कहा है कि वो बताना नहीं है, फिर भी। मैं थोड़ा सा जी लो दिनेश जी। प्रोफाइल में रहता हूँ, आपको पता ही है, मैं ज्यादा ढोलक बजाता नहीं इन चीजों की। जी। तो तो रुपया डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब गोल्ड अप है, खौफ है। एफआईआई सेलिंग, खौफ है। वोलेटाइल इंडेक्स ऊपर है, खौफ है। यस। रूपी डाउन है, खौफ है। अगला संकेत कमजोर इकोनॉमी का। ऐसा कोई घर है जो ईएमआई का पेमेंट नहीं कर रहे हैं? मैं सीधी बात करना चाहूंगा। एक लोन लेता है, वो चुका नहीं पाता, दूसरा लोन लेता है, वो चुका नहीं पाता, तीसरा लोन लेता है। लोन कभी क्रेडिट्स अपने लोन। नाम से लेता है, कभी बहन के नाम से लेता है, कभी भाई के नाम से लेता है, कभी पिता के नाम से लेता है, क्योंकि खुद की क्रेडिट रेटिंग डाउन हो गई तो ब्लॉक हो गया, तो बोलेगा ठीक है बहन के नाम से ले लेता हूं। उसके बाद जंग हो जाता है। आपको मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूं क्या होता है। नॉर्मल आपकी हस्ती है, आपकी 10-15 हजार सैलरी है, लेकिन अब फोन आपको 1.5 लाख का चाहिए। बहुत सारे विश्लेषक आएंगे, कहता अगर इतनी गरीबी है तो 1.5 लाख के आईफोन क्यों बिक रहे हैं? इसका मतलब भारत में समृद्धि बहुत है। नहीं सर, हमारे यहाँ वो जो एक पैशन कहूंगा, या वो पैशन जो कहते हैं अपनी चादर से बाहर पैर निकाल के, और जो हमारी हस्ती नहीं है,
और फिर हम जाके 1.5 लाख का फोन खरीदते हैं, हमारी औकात 10,000 रुपए की है। दैट इज अ रॉन्ग थिंग इन इंडिया। ये यस। जो फैशन है ना, ये इंडिया को मार रहा है, मैं आपको बताऊं, खत्म कर रहा है ये। आपकी टोटल 20,000 की मंथली सैलरी है, और आप पता लग रहा है 5-6 हजार की, 8 हजार की किस्त दे रहे हो उसको आईफोन की। और लोग कहेंगे देखो इतनी समृद्धि है, समृद्धि वगैरह कुछ नहीं है। लोगों के अंदर दिखावट है कि लोगों को शो ऑफ करना है। या अच्छा, फिर ये लोग क्या करेंगे, ले लेंगे, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं यहाँ भी, कि ये लोग क्या करेंगे, 3 किस्तें चुका देंगे, चौथी में कहेंगे फोन उठा के ले जा, नहीं देता तेरे पैसे में, या फिर फोन ही गायब हो गया, खो गया मेरा, एक रिपोर्ट दिखा देंगे। अब आपको क्या करना है भाई जी। साहब। या फिर वो कहेंगे इस बार अगला मेरा लोन नहीं मिलेगा, तो मैं अभी बहन के नाम से लोन ले लूंगा, पिता के नाम से ले लूंगा, भाई के नाम से ले लूंगा, किसी मित्र के नाम से ले लूंगा। दिस इज व्हाट्स टर्निंग इन द सोसाइटी। तो ट्रू। ईएमआई जो है हमारी बढ़ती चली जा रही है। एक सॉलिड आंकड़ा देता हूं, पिछले साल की बात है, ये आरबीआई का स्टेटस रिपोर्ट है, अप्रैल मई जून जुलाई 2024। एक ऐसा आंकड़ा है जिसको कोई रिफ्यूट नहीं कर पाता है। और हमारी कमजोर अर्थव्यवस्था और हमारी आपकी घर की जो अर्थव्यवस्था कमजोर है, ये उसका परिचायक है। पिछले साल भारत के लोगों ने अप्रैल मई जून जुलाई के अंदर सोना गिरवी रख के बैंकों के पास, सोना गिरवी बैंकों के पास भी रखा जाता है, प्राइवेट बैंकों के पास भी रखा जाता है, और जो सुनियारे होते हैं ना, जूलर्स होते हैं प्राइवेट, उनके पास भी रखा जाता है। तो बैंकों में लोग कम जाते हैं, सुनियारों के पास ज्यादा जाते हैं। लेकिन वो संख्या मैं बताने जा रहा हूं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंकों के पास सोना रख के लोगों ने लोन लिया, यानी कि सोना गिरवी रख के लोन लिया। सोना गिरवी कब रखा जाता है, जब इंसान बदहाल हो, बुरी कंडीशन हो जाए, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है, मेडिकल के पैसे नहीं है, तो तब वो सोना गिरवी रख के लोन लेके वो चुकाता है। पिछले जी। साल इन 4 महीनों के अंदर हमने 30,000 करोड़ का भारतीयों ने लोन लिया था, 4 महीनों में, 2024 में। ओह। 30,000 करोड़ का बैंकों से लोन लिया सोना गिरवी रख के। अब सीन पलट दीजिए, पन्ना पलट के 2025 में आ जाइए, यही 4 महीनों के अंदर, अप्रैल मई जून जुलाई, हम भारतीयों ने 30,000 करोड़ सोना गिरवी रख के नहीं लिया सर। इन 4 महीनों में हमने 90,000 करोड़ का लोन लिया सर, 3 गुना। क्या बात। 90,000 करोड़ का लोन लिया, 3 गुना। लोन लेने का मतलब यह है कि हम और बदहाल हो गए, बदसूरत हो गए, हमारी गुर्बत, हमारी गरीबी और बढ़ गई। यानी कि इन 1 साल के अंदर हमारी कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि सोना गिरवी रख के हम लोन लें। ये हमारी बदहाली का एक नमूना है सर। सोना गिरवी रख के लोन लेना, हम कोई शौक नहीं रखते कि हम सोना गिरवी रख के लोन लेंगे बैंक से साहब। जब बहुत बुरी हालत होती तभी हम करते हैं। ये वो आंकड़ा है जो आरबीआई को भी चौंका रहा है और परेशान कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। और जब जनाबे बाकी, आला, जनाबे जी, आला कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाए, पता नहीं और कितने नीचे चले 82 गए। करोड़ को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं। ये विकास है। तो 80-82 करोड़ को आप राशन दे रहे हो, वो तो वैसे ही बेचारे मरे पड़े हैं। और उसके बाद ये 90,000 करोड़ का आप सोना गिरवी रख के आप लोगों को लोन दे रहे हो। तो आप जो पिक्चर पेश कर रहे हो, उस पिक्चर में आज हमने कम से कम उसकी बात नहीं की कि सरकार का लोन कितना बढ़ रहा है। वो तो 200 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। और इस साल जो होगा, हमारी जो रीपेमेंट आएगी, वो हो सकता है करीब करीब 14 लाख करोड़ की पेमेंट होगी, रीपेमेंट। अभी जो अगला बजट आएगा 1 फरवरी को, तो हमारा जो अगले साल का जो रीपेमेंट होगा, अभी 13.5 लाख करोड़ का है, ये बढ़कर 14 लाख करोड़ होगा। क्योंकि ओ। उसमें बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं। वो दर्शकों को समझ नहीं आएगा बॉन्ड यील्ड क्या होती है, टिपिकल सब्जेक्ट है वो। बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, तो उसके ऊपर ये हमारी क्या कहते हैं कि अ, निर्मला सीतारमन बहुत चिंतित है कि रीपेमेंट जो है, उन्होंने पहली बार, पिछले हफ्ते की बात है, पहली बार कहा है कि द रीपेमेंट्स आर कॉजिंग कंसर्न। अब देखो, हुआ क्या, पहले हम 7 लाख, 5, 6, 7 लाख करोड़ का लोन लेते थे। 2020 से हमने 20-20 लाख करोड़ का लोन लेना शुरू कर दिया, जब से कोरोना आया। तो अचानक से 3 गुना बढ़ा लिया हमने लोन अपना। तो बढ़ा लिया, तो अब उसका वापस कौन करेगा?
आपके मामा तो करेंगे नहीं वापस, या चाचा तो करेंगे नहीं, या काका तो करेंगे नहीं, वापस तो आपको कराना है। अब उसको वापस करने के लिए आपको इकोनॉमी के अंदर बूस्ट चाहिए, वो बूस्ट है नहीं वहां पर। अब ट्रू। इकोनॉमी सैग कर रही है, ऊपर से हमारे जो टैरिफ, ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ मार हमारे ऊपर मारी है, उसने हमारी कमर तोड़ दी है। अब उसने कमर तोड़ी है, तो अब उसके बाद आग लगी है तो कुआं खोदने की कोशिश की गई। आपको क्या लगता है जीएसटी में कट्स ऐसे ही आए हैं क्या? लेकिन जीएसटी में कट्स में सारे स्टेट्स ने बोल दिया। यहाँ तो मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को दोषी मानता हूँ, दोनों पापी हैं। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस भी पापी है, अखिलेश भी पापी है, उसके अंदर विजयन भी पापी है, स्टालिन भी पापी है। यस। इन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए, ममता ने बोल दिया आपको जो करना है कर लो, हमें रेवेन्यू लॉस नहीं चाहिए। भैया, जब रेवेन्यू लॉस नहीं चाहिए तो फिर जनता को मिलेगा क्या? बाबा जी का ठुल्लू। सही बात। बात बड़ी सिंपल सी है साहब, हमें कुछ दिया नहीं गया है, हमें कॉस्मेटिक एक्सरसाइज है, कुनैन की गोली जो है वो चाष्टी में लिपटा के हमें दे दी गई है जीएसटी के रूप में। आपको लग रहा है, कहते देखो अब कार खरीदोगे सस्ती हो जाएगी, लैपटॉप। अरे क्या सारा हिंदुस्तान रोज कार ही खरीद रहा है क्या? क्या सारा हिंदुस्तान रोज लैपटॉप खरीद रहा है क्या? पागल हो गए हो क्या तुम? वो रोजी रोटी खरीदता है भाई, बिस्कुट खरीदता है बच्चों के लिए, रोटी खरीदता है, चावल खरीदता है, दाल खरीदता है। भाई वो महंगे हो गए हैं। क्यों महंगे हो गए? ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टेशन क्यों महंगा हुआ? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ? नहीं, पेट्रोल डीजल नहीं महंगा हुआ, जो ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे इनपुट है वो महंगे हो गए हैं। आपके जी। टोल टैक्स महंगे हो गए हैं, आपकी जो रनिंग कॉस्ट है व्हीकल की वो कॉस्टली हो गई है, आपके उसके कलपुर्जे जो रोज उसको रिपेयर कराते हैं वो महंगे हो गए हैं, जो उसको ठीक करने वाले उसकी मजदूरी महंगी हो गई है। क्या ये हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नजर आता है कहीं पर? नहीं। सरकार कहती महंगाई नहीं है, महंगाई नजर नहीं आती कहीं पे। हमारी 1.5% 2% महंगाई है, तो आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, अगर लाइन से देखते चले जाओ तो आपके मन में चिंताएं आएंगी कि भाई आपकी और मेरी जो पर्सनल घर की जो गृहस्थी है वो इस टाइम परेशानी में है। किसी व्यक्ति से आप बात कर लो तो वो कहता है मेरा गुजारा नहीं चल रहा आज की डेट में, मैं अपनी दाल रोटी नहीं चला पा रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और ऊपर से ये जो शौक है आपके मोबाइल खरीदने के या कुछ और खरीदने के, ये इंसान को और मार देते हैं। तो दिस इज अननेसेसरी एक्सपेंडिचर व्हाट द पीपल आर डूइंग। लेकिन शानो शौकत दिखाना है, दुनिया को दिखाना है मेरे पास ये है। क्या फायदा अगर हाथ में आईफोन है आपके और जेब में 100 का नोट भी नहीं है आपके? तो ये कंडीशन ट्रू। हमारी हो चुकी है। ये माइंड सेट भी है जो हमारे बदहाली का एक बहुत बड़ा कारण है। तो मुझे लगता है सही। कि हमें फिक्रमंद रहने की जरूरत है। हम कोई हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। और जो खौफ है सारे के सारे, सरकार में भी डर है सारा का सारा, वो डर साफ झलक रहा है। निर्मला सीतारमन कह देती है, आरबीआई की स्टेटस रिपोर्ट कह देती है। मोदी जी नहीं कहते क्योंकि वो कहेंगे तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे। बाकी यहाँ किसी के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। 10 करोड़ लोगों के जॉब चले गए जब ये 50% टैरिफ लगा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनका रोना धोना ना दिखाया जाए किसी भी चैनल पे कि लोग बेरोजगार हो गए हैं। चाहे वो आपके करीब 30 लाख लोग डायमंड कटिंग पॉलिशिंग में हैं, सिर्फ मोरबी के यस। अंदर 5 लाख लोग सेरेमिक टाइल्स बनाते हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं। यस। टेक्सटाइल के अंदर करीब 4.5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी चली गई है। सिर्फ कानपुर सिटी के अंदर लेदर के 5 लाख लोगों की बर्बादी हो गई है। कारपेट के अंदर जो कि भदोई और मिर्जापुर और बनारस के अंदर, उसमें 1 करोड़ लोग काम करते हैं, 25 लाख स्किल्ड हैं, 75 लाख अनस्किल्ड हैं, वो चला गया उनका जॉब, क्योंकि 80% एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका को था। इसके अलावा साथ में आपके और बहुत सारे उद्योग हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस हैं ऊपर से इनके बारे में बात ना की जाए। डोंट टॉक अबाउट कि दे आर सफरिंग राइट नाउ इमेंसली। तो ठीक है साहब, किसी के तो दियों में तेल नहीं है। लेकिन हाँ, योगी आदित्य ने यह कह सकते हैं कि हम दिवाली के दिन इस बार 25 लाख दिए जलाएंगे, 50 लाख जलाएंगे, 1 करोड़ दिए जलाएंगे। जलाइए साहब, कुछ दिए उनके घरों में जला दीजिए, 10 करोड़ जो कामगार हैं जिनकी नौकरी चली गई है, जिनके पास काम नहीं है। यस। शायद हो सकता है इस दिवाली में कुछ खुशियां उनके घर भी आ जाए। आप वहां पे 25 लाख दिए क्यों जलाते हैं? उन 25 लाख मजदूरों के घरों के दिए जलाइए ना, ताकि उनके घर रोशन रह सके। इससे ज्यादा मैं सही क्या बोल बात है, सकता सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और जिस प्रकार से ये हमें जो वास्तविक परिस्थिति है उससे उसको ओझल रखने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और मूर्ख बना रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने आपने तो बहुत यानी जो बेरोजगारी जिस प्रकार से निर्माण हुई उसका जिक्र किया, तो मेरे ख्याल से ये सब हमारे लिए भी चिंता का विषय है।
क्रेज फॉर, यानी ये जैसे आईफोन वगैरह की बात करिए वो तो ठीक है, सरकार भी अपने खर्चे कम नहीं कर रही है, वो भी शो ऑफ कर रही है, वो भी चुनावों में रेवड़ी बांट रही है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और मेरे ख्याल से आम आदमी को ही भुगतना है। आज आप हमारे साथ जुड़े, वास्तविक चित्र आपने प्रस्तुत किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए थैंक यू विषय सर। के साथ। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार।